हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, आप सभी के पास सीटेट के तौर पर लैंग्वेज फर्स्ट जो आप लेते हैं वो आपकी हिंदी रहती है, ठीक है। और हिंदी की ये थर्ड क्लास रहेगी। इससे पहले मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करा चुका हूँ। आज ये सेकंड रहेगा। ये जो पेपर आपका 31 जनवरी 2021 को हुआ था वही क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, ठीक है। इसको हम फुल एनालिसिस करेंगे। इसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आंसर फाइंड करते हैं। हम पूरे पैराग्राफ को ना पढ़ करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी हिंदी है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ कि 91 से लेकर के 99 तक का जो गद्यांश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर इसमें से ढूंढना है, ठीक है। ये पैराग्राफ है। हम पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे फिर भी आंसर फाइंड करेंगे। देखिए, उपवास का संबंध किससे है? उपवास का संबंध किससे है? चलो ऊपर पढ़ते हैं। उपवास का संबंध किससे है? उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान या कर्मकांड का अंग नहीं है। उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान का अंग नहीं है। उपवास या व्रत भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र हैं। अब उपवास का जो आंसर है वो केवल यहीं तक मिलेगा। इससे आगे उपवास का आंसर आपको नहीं मिलेगा। आगे कहानी ऋतु की शुरू हो जाती है। इस तरीके से हम आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अब हम सोचे कि नहीं पूरा पढ़ करके आंसर फाइंड करें, फिर क्वेश्चन पढ़े, फिर आंसर फाइंड करें, पूरे पैराग्राफ को पढ़ करके टाइम वेस्ट हो जाएगा। इतने में ही आंसर लिखा हुआ है कि उपवास रखना सिर्फ धार्मिक विधि विधान से नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वस्थ रहने का एक तरीका भी है उपवास रखना, ठीक है। तो उपवास का संबंध किससे है? धार्मिक अनुष्ठानों और स्वास्थ्य दोनों से है। धार्मिक अनुष्ठानों और स्वास्थ्य दोनों से है उपवास का संबंध। अगला क्वेश्चन कहता है कि बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है? स्वास्थ्य पर, धार्मिक विधि विधान पर, केवल पाचन शक्ति पर या हृदय पर? बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है? अब देखिए इसमें बदलता मौसम कहां से है, मौसम इसमें कहां से बदल रहा है। तो बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं और बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होती है जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। यानी कि बीमारियों मौसम जब बदल रहा है तो उसमें कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। उनका प्रभाव कहां पड़ेगा? हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य पर हो जाएगा, ठीक है। बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है? स्वास्थ्य पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? रोगों से लड़ने की शक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, तीव्र भूख लगती है या विजातीय पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? अब देखिए इसमें शारीरिक और मानसिक शुद्धता कहाँ मिलेगा आपको ऑप्शन? इसमें ऑप्शन देखिएगा, बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होगी जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। तो जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी तो क्या होगा? रोगों से लड़ने की हमें क्या होगा? शक्ति प्राप्त होगी, ठीक है। रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता जो है प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? कि रोग लौट करके वापस नहीं आएगा। जब उपवास रखते हैं तब, जब मनपसंद भोजन करते हैं तब, जब बिना भूख के भोजन करते हैं, जब बिना भूख के भोजन करेंगे, भर भर के खाएंगे तो रोग वापस आ ही जाएगा, या जब बिना भूख के भोजन ना किया जाए। आंसर इसका कौन बताएगा? आंसर इसका हमारा पैराग्राफ बताएगा। देखिएगा ढूंढते हैं कहाँ। सीधा सीधा लिखा है भूख न रहने पर भोजन न किया जाए। भूख न रहने पर भोजन न किया। अगर भूख नहीं है तो भोजन ना करें। कई लोगों को तो जो है कि पेट पूरा भरा होता है तब भी जो है ठूंस लेते हैं। भूख न रहने पर भोजन न किया जाए तो पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर के रोग का कारण जो है वो जड़ से खत्म हो जाता है और लौटने की आशंका नहीं रहती। किसकी? रोग के लौटने की आशंका भी नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बिना भूख के भोजन न किया जाए तो रोगों के लौटने की संभावना कम हो जाती है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। हम पैराग्राफ को बिना पढ़े भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। बस देखना यह है कि बहुत ही जहां पे आपको लगे कि यहां से इसका आंसर होगा उस स्टेट पूर्ण विराम के बाद आंसर उसमें आगे नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है। इस वाक्यांश का क्या मतलब है? अब इसका मतलब आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, वहां दौड़ करके मत जाइए, यहीं पे अपना आंसर ढूंढिए। इसी में फाइंड जो है सोचिए क्या होगा।
उपवास के दौरान शरीर के पाचन तंत्र को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? पाचन अंगों को थोड़ा आराम मिल जाता है, या पाचन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, या पाचन अंगों को पूरी तरह से आराम मिल जाता है, पाचन अंग अति सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पूर्ण विश्राम, यानी कि पूरी तरह से आराम मिल जाता है। क्या होता है? पूरी तरह से आराम मिल जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। जो गलत हम लोग खा लेते हैं वही विष का काम करते हैं। यहाँ गलत खाद्य पदार्थ से क्या मतलब है? इसका मतलब आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होते हैं वो गलत हैं। जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं वो, जो पदार्थ खाने योग्य होते हैं, या जो पदार्थ शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। जो शरीर को लाभ पहुंचाएंगे वो विष क्यों होंगे, है ना? जो पदार्थ खाने योग्य होंगे उनको विष क्यों कहा जाएगा भाई? तो यहाँ पे सीधी सी बात यह है, गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यहाँ गलत खाद्य पदार्थ का मतलब है जो पदार्थ हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं वो हमारे लिए विष का काम करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वो आपका वो राइट हो जाता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, विजातीय का विलोम शब्द क्या होता है? ऊपर तो लिखा होता है कि 91 से लेकर के 99 तक आंसर आपको इसमें ढूंढना है, लेकिन आपको जो है कि वहां पे बुद्धिमानी दिखानी है। जो आंसर लगे आपको नीचे, लगभग 95 के बाद जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर उसमें नहीं मिलता है, लगभग ऑलमोस्ट। विजातीय का विलोम शब्द आपको पैराग्राफ में तो मिलेगा नहीं। विजातीय का विलोम शब्द जो होता है वो जातीय भी होता है और सजातीय भी होता है, ठीक है। लेकिन आपको बता दें, जो आयोग है, आयोग ने इसका आंसर सजातीय माना है। क्या माना है? आयोग ने इसका आंसर सजातीय माना है। बाकी जातीय और सजातीय होता दोनों है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दूषित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय के लिए जो है अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सब समझाएंगे क्या होता है। बाकी इसको भी समझ लेते हैं। दूषित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय जो होता है वो होता क्या है? प्रत्यय होता है कि जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसका जो मीनिंग होता है उसमें परिवर्तन कर देता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें भला, ठीक है, हमने क्या लिख दिया? भला। अब इसके अंत में हमने लगा दिया आई। क्या लगा दिया? आई। तो क्या हो गया? ये हो गया आपका भलाई, है ना। अब इसने लास्ट में जो प्रत्यय आई लग गया, इसने भला के अर्थ में परिवर्तन कर दिया, उसमें नवीनता लेकर के आया, है ना। तो ये प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे दूषित में जो प्रत्यय है आपका, दूषित आपका लिखा कैसे है? ये आपका लिखा है दोष प्लस इत से मिलकर के बना है आपका दूषित। क्या बना है? दूषित। दोष प्लस इत, तो इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इत लगा हुआ है। ऑप्शन इसमें जो बी है आपका वो राइट हो जाता है। और हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है? देखिए, विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताता है, ठीक है। तुम बहुत मोटे हो तो तुम्हारा जो मोटा बता रहा है ना इसमें, वो आपकी विशेषता हो जाएगी। तुम बहुत बुद्धिमान हो, ये तुम्हारी विशेषता हो जाएगी, ठीक है। अजगर, अजगर किसी की विशेषता थोड़ा ना है कि वह बहुत अजगर है, ये विशेषता थोड़ा ना होगा, ये तो नाम है अजगर का। ये क्या है? ये संज्ञा है। कुल मिलाकर के क्या कहेंगे इसको? ये संज्ञा है, ठीक है। आहार, तुम उचित आहार लो, ये क्या है? ये संज्ञा है, ठीक है, नाम है। अमृत, अमृत पी लो, ये क्या है? संज्ञा है, यानी कि ये नाउन का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है, ये नाम है। लेकिन तुम्हारा पेन असली है, ठीक है, या तुम्हारे ये जो भी प्रोडक्ट मान लीजिए कुछ भी है वो असली है, तो ये क्या हो जाएगा? ये उसकी विशेषता है कि वो असली है। ये उसकी विशेषता है कि वो चीज जो आप लाए हो नकली है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये इसकी विशेषता हो गई। असली इसमें क्या हो गया? विशेषता हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन नहीं है लेकिन पद्यांश दिया हुआ है। इसको पढ़ने के उपरांत सबसे सटीक विकल्प का आपको चयन करना है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। 100 से 105 तक आंसर इसी में से फाइंड करना है। आज जब पहली बार, एक तरह से पहली बार आया है तुम्हारा खत जम्मू की किसी कॉलोनी से। ध्यान रखिए, खत कहां से आया है? क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ ही लेगा। खत जम्मू से आया है, जम्मू की किसी कॉलोनी से, याद रखिए, अंडरलाइन कर लेना तुरंत, ठीक है। खत जो है जम्मू की किसी कॉलोनी से आया है। जम्मू की किसी कॉलोनी से आया है तो लग रहा है क्यों आया है तुम्हारा खत, बुरी तरह भीगा हुआ, अटा हुआ कुछ कुछ, आखिर क्यों लिखा है तुमने कि पता नहीं कभी फिर हो भी सकेगा कि नहीं, तुम्हारा वही पता वही ठिकाना।
बात इसमें जम्मू कश्मीर की हो रही है और ये पंक्तियाँ उस समय की हैं जब वहाँ पे उथल पुथल या कुछ कह सकते हैं कि बुरी तरह एक तरीके से कश्मीर के बिगड़े हालात हैं, लोग अपना घर गांव छोड़ करके जा रहे हैं, उस समय की ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, उनके ऊपर लिखी हुई हैं। तो क्या कह रहा है कि क्या फिर से पता नहीं कभी फिर हो भी सकेगा कि नहीं तुम्हारा वही पता वही ठिकाना, यानी कि तुम फिर पता नहीं वापस लौट करके अपने घर आ पाओगे कि नहीं आओगे। जिस पर खत लिखने की आदत है मुझे, अंडरलाइन कीजिए, मुझे खत लिखने की आदत है। बड़ा मुश्किल है ना बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल लेना, बहुत मुश्किल है वो आदतें बदल लेना। बढ़ती हुई उम्र के साथ अपनी आदतें भी हम लोग बदल लेते हैं, और आदतें भी जबकि हमारी बहुत अपनी होकर रही हों, ऐसी आदतें जो हमें बहुत प्रिय रही हों, हमारी बहुत क्लोज हैबिट्स रही हों, वो भी हमें परिवर्तित करनी पड़ती हैं उम्र के साथ। अब इसमें हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ लिखी हैं। कविता में किस आदत की बात कही गई है? परिवार के साथ पहाड़ों पर घूमने की तो कहीं पर बात ही नहीं आई है। दोस्तों के साथ सैर करने की कोई बात का जिक्र नहीं हुआ है। प्रतिदिन पत्र लिखने की या पते विशेष पर पत्र लिखने की, इसमें हमें आंसर फाइंड करना है। पते विशेष पर पत्र लिखने की, इसमें जो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर क्यों आया है तुम्हारा खत जम्मू की किसी कॉलोनी से, बुरी तरह भीगा हुआ क्यों लगा तुम्हारा वही पता वही ठिकाना, तो खत लिखने की आदत है मुझे। यहाँ पे पते विशेष पर एक पता विशेष दिया गया है कि पता नहीं तुम्हारा वो घर वो ठिकाना दोबारा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो पत्र जो पते पर विशेष पते विशेष पर पत्र लिखने की आदत का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, पत्र लिखने की आदत की बात इसमें कहेगी, वो भी एक विशेष पते पर। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है आदतों को बदल देना कठिन क्यों है? आदतों को बदल देना कठिन क्यों है? आदतों का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता। आदतों के कारण सारे कार्य जल्दी हो जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है। आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं, या आदतों को कभी बदला नहीं जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कहा गया है आपकी पंक्तियों में कि बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल लेना, और आदतें भी जबकि हमारी बहुत अपनी होकर के रही हो, जब चीज़ कोई बहुत अपनी होकर के रहती है तो उसे कहते हैं वह हमारा अभिन्न हिस्सा है। क्या है? वह हमारा एक अभिन्न हिस्सा है। तो वही क्वेश्चन में हमें आंसर देना है कि आदतें जो होती हैं व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं। आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं, हमें थोड़ा अपना माइंड भी इसमें लगाना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं? कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं हम इसमें पढ़ते हैं। ऊपर लिखा है कि जम्मू की किसी कॉलोनी से, तो उसके जो दोस्त हैं वो जम्मू की किसी कॉलोनी में रहते हैं। दोस्त कहाँ रहते हैं? जम्मू की किसी कॉलोनी में, यानी कि जम्मू में उसके दोस्त कवि के रहते हैं। बुरी तरह भीगा हुआ से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? जैसे लाइन लिखी थी कि बुरी तरह भीगा हुआ, अटा हुआ कुछ कुछ, आखिर क्यों लिखा है तुमने, है ना, कि पता नहीं कभी फिर हो सकेगा कि नहीं तुम्हारा वही पता वही ठिकाना। तो इसमें बुरी तरह भीगा हुआ का मतलब है कि जो खत आया है, जो चिट्ठी आई है, उस चिट्ठी में एक तरह से जो लोग अपना घर गांव परिवार सब छोड़ करके जा रहे हैं, उनके विस्थापन का दर्द छिपा है इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में, इस खत में। ठीक है, इसीलिए चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था, इसीलिए उसको कहा गया कि बुरी तरह भीगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है? किसी दूसरे के घर में होने की पीड़ा का, घर के अस्त व्यस्त होने की पीड़ा का, या घर वापसी न होने की पीड़ा, बार बार स्थानांतरण होने की पीड़ा। तो उसमें पंक्तियों में साफ साफ लिखा था कि फिर पता नहीं जो है कभी फिर हो सकेगा कि नहीं तुम्हारा वही पता वही ठिकाना, यानी कि घर वापसी ना होने की पीड़ा है, पता नहीं तुम घर अपने वापस आ पाओगे कि नहीं, क्योंकि कहानी कश्मीर की है, जब लोगों का कंडीशन खराब है, बिगड़े हालात हैं और अपना घर गांव छोड़ करके लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे घर वापसी ना होने की पीड़ा इसमें दिखाई गई है। अगली बात इसमें लिखा था कि इसमें बुरी तरह भीगा हुआ, अटा हुआ कुछ कुछ। तो ये जो कुछ कुछ शब्द इसमें है, इसे शब्द युग्म है, ये निरर्थक शब्द युग्म है, सार्थक है, साधारण या पुनरुक्त शब्द। डियर फ्रेंड, इनको पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। पुनरुक्त शब्द युग्म वो शब्द होते हैं जब किसी शब्द की एक साथ दो बार वो आए, जब कोई शब्द एक साथ दो बार आता है, जैसे आपका कुछ कुछ हो गया, धीरे धीरे हो गया, आना जाना या रुक रुक कर, वही शब्द या उससे मिलता हुआ शब्द अगर लिखा होता है तो उनको पुनरुक्त शब्द कहते हैं। ठीक है,
क्या हो, जैसे मान लीजिए लिखा हो कहीं पे धीरे धीरे, ठीक है, ये आपका पुनरुक्त शब्द कहलाएगा। अगर लिखा हो कहीं पे आना जाना, क्या लिखा हो, आना जाना। जब सेम वर्ड लिखे हों या दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते, उनकी जो जो साउंड हो, जो प्रोनाउंसिएशन हो लगभग सेम हो, तो पुनरुक्त शब्द युग्म कहलाता है। ऑप्शन इसमें बी आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। बहुभाषिकता, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज की बात हो रही है, और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। पेडागोजी का क्वेश्चन है, समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था? शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को एक प्रेरणात्मक घटक के रूप में, या हस्तक्षेप या बाधा के रूप में, या फिर एक खुशनुमा संयोग के रूप में, या जीवन असफलता के एक कारक के रूप में। तो शुरुआती दौर में अगर इसकी बात करें तो ये जो दूसरी भाषा थी उसको एक हस्तक्षेप माना जाता था, एक बाधा के रूप में माना जाता था कि जो एक प्रॉपर लैंग्वेज है उसमें जो सेकंड लैंग्वेज है वो एक बाधा है, वो एक हस्तक्षेप है, ठीक है, इंटरफेयर कर रही है लैंग्वेज, एक बाधा क्रिएट कर रही है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है ट्रांसलैंग्वेजिंग, ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? ट्रांसलैंग्वेजिंग से तात्पर्य होता है इसमें पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना। ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसलैंग्वेजिंग का तात्पर्य होता है पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित जो भाषा है उसकी सीमाओं को चुनौती देना। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? रचनात्मकता जैसे कि क्रिएटिविटी हो गई, ठीक है। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है, कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों को एक साथ लाना, शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि, कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव हो। तो भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से तात्पर्य होता है कुछ ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी हो, इनोवेशन पर बेस्ड हो और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना हो, वही हमारी रचनात्मकता कहलाती है। ऑप्शन ए इसमें आपका क्लियर हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरी कक्षा में, क्वेश्चन लिखा है मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है। क्या नाम है? सदफ नामक विद्यार्थी है और उसने कहीं से अच्छा और हुम जैसे शब्द सुने हैं। जैसे तुमने कहा ये वो मतलब कुछ भी, ये बात सही है, उसने कहा अच्छा, सही है, अच्छा, इस तरीके से ना ऐसे शब्द उसने सुन लिए हैं और उनके बारे में जानना चाहती है कि हुम क्या होता है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है कि हुम क्या होता है ना। वो तो हम लोग ऐसे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देते हैं हम, है ना। मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए, है ना। तो इसके लिए ऐसी मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो या बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढना चाहिए इसके, या व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों को ढूंढना चाहिए, या फिर शब्दकोश देखना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जो है बोले जाने वाली जो भाषा है उसके प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए, है ना। यही तो उसमें कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि उसके लिए व्याकरण की पुस्तकों में तो उसका कहीं मिलना नहीं चाहिए, डिक्शनरी में भी मिलेंगे नहीं। तो हम ऑप्शन बी अपना सकते हैं, बोली जाने वाली जो भी भाषा है उसके प्रमाणिक जो फैक्ट हैं, उनके यूज के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? इसमें 3 ऐसे हैं जो व्याकरण के यानी ग्रामर के लेसन के स्टेज हैं, लेकिन एक नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है? विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति हो। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द या वाक्यांश चिन्हित करते हैं। अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है। और भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास कर सके। तो इसमें ये जो ऑप्शन है आपका डी भाषा का, ये जो है व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है, स्टेज नहीं है। ये भाषा के ऊपर डिपेंड है, भाषा के पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास कर सकें। ये आपका जो है व्याकरण का चरण नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके जो हैं ये व्याकरण के चरण के अंतर्गत आते हैं, व्याकरण के पाठ के चरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऐसा जो है जो भाषा शिक्षा की अवधारणा को प्रेजेंट नहीं करता है।
मुद्रित समृद्ध परिवेश, ध्वनिक, ध्वनि विज्ञान या फिर डिसलेक्सिया। तो इसमें भाषा शिक्षा की अवधारणा जो है ध्वनिक नहीं है, ध्वनिक जो है या भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। बाकी आपका समृद्ध परिवेश हो या ध्वनि विज्ञान हो या डिसलेक्सिया हो, ये भाषा शिक्षा की अवधारणा है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड है। नॉम चॉम्स्की का एक सेंटेंस है जिस पर हमें विचार करना है। लिखा है कि रंग रहित, बिना रंग के हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? व्याकरण दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है, या फिर व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है, शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है पर ध्वन्यात्मक रूप से गलत है, या फिर व्याकरण मूलक है पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है। रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। तो ये इसमें राइट ये है कि व्याकरण की दृष्टि से सही है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है, कि रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। ऐसे विचार जो रंग रहित हैं, जिनका कोई रंग नहीं है, यानी कि सादे विचार, इसमें जो इनका मीनिंग है वो क्लियर नहीं बैठ रहा है, इसीलिए अर्थ की दृष्टि से, मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है। ऑप्शन 20 में आपका जो है वो राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है परिणामतः, इसलिए, इससे आगे, हालांकि, ये किसके उदाहरण है? योजक उपकरण है, संबद्धता है, शब्द संपदा है या व्याकरण के क्षेत्र। इसमें योजक, ये जो इसमें चिन्ह लगे हुए हैं उनके बारे में पूछ रहा है। इसमें ये किसके उदाहरण है? ये योजक उपकरण के उदाहरण है। किसके? व्याकरण में वह शब्द जो दो शब्दों अथवा वाक्यों के बीच में उन्हें जोड़ने के लिए आता है। ठीक है, जैसे ये जोड़ने के लिए आता है, इससे आगे ये क्या होता है कि सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आता है। ठीक है, ये हिंदी भाषा के योजक उपकरण है। ओके, ऑप्शन इसमें जो ए है वो आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं। कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। कक्षा में अध्यापक की भाषा का सही उदाहरण क्या है? तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा, या समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है, बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है, कृपया समूहों में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसमें सही उदाहरण क्या होगा? सही उदाहरण इसमें यही है, कृपया समूहों में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए, है ना। ये भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना था। बाकी इन ऑप्शंस में से कोई मतलब नहीं बनता है। ऑप्शन डी में आपका जो है वो राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, वॉश बैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण डैश कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है, शिक्षार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी को प्रभावित करता है, या शिक्षार्थी के समूचे जीवन पर प्रभाव डालता है, फिर भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। वॉशबैक शब्द जो है आपका वो कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। किसको? वॉशबैक सिद्धांत जो है वो कक्षाओं के भीतर जो शिक्षण और सीखने के आकलन के परिणाम को संदर्भित करता है। जांच परीक्षण में कक्षा की शिक्षण सामग्री को भी प्रभावित करता है। ठीक है, जो वॉशबैक होता है आपका ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, पॉजिटिव जो वॉशबैक होता है वो एक परीक्षण के वांछित प्रभाव को संदर्भित करता है, जबकि जो निगेटिव वॉशबैक होता है वो एक परीक्षण के निगेटिव रिजल्ट्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सटीक हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, विविध संदर्भों में अलग अलग संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? पाठ्य पुस्तक का संग्रह होगा, या फिर इसमें पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार, लेखों का विशाल संग्रह, या व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह है। क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़िएगा कि विविध अलग अलग प्रकार से संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? तो ये आपका पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 में आपका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टीफन क्रैसन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव हो सकता है? अबोधगाम्य निवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अबोधगाम्य निवेश से अर्जन संभव है। ठीक है, क्रैसन का इनपुट परिकल्पना ये बताता है कि शिक्षार्थी जो है, जो स्टूडेंट्स है, वो भाषा के अपने ज्ञान में उन्नत करते हैं जब वे भाषा इनपुट को समझते हैं।
जो उनके प्रेजेंट में या प्रेजेंट लेवल में थोड़ा सा अधिक ग्रेड जो है आगे बढ़ जाता है, तो क्रैसन ने इनपुट के इस स्तर को I+ जो है 1 क्या I+1 कहा, जहां जो ये I है ये शिक्षार्थी की अंतर्भाषा है और +1 जो है वो भाषा अधिग्रहण का नेक्स्ट स्टेज है। बात क्लियर हुई? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? देखिए, भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने और समझने की क्षमता अर्जित करता है, ठीक है, और बातचीत करने के लिए शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करता है। स्वाभाविक और अवचेतन में है। किसमें है? जो भाषा अर्जन है वो हमारे स्वाभाविक और अवचेतन, जैसे कि नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है कि वो भाषा अर्जित कर लेते हैं और भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ ही वो पैदा होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाता है। अर्जन और अधिगम जो है दोनों हम समझा देंगे जल्दी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है? अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में तो जो अंग्रेजी की भाषा है आपकी वह जो है भारत संघ की सहकार्यालयी भाषा उसको कहा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आप सभी को पता है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी भाषा को भारत संघ की सह अर्थात सहायक कार्यालयी भाषा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्या? भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। जो हमारे संविधान में 22 भाषाओं का जो शामिल किया गया है उसमें ये आपकी इंग्लिश उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। भारत संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री, विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा नीचे के स्तर की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री। देखिए यहाँ पे बात हो रही है बोधगम्य निवेश की, ठीक है। तो माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में जो बोधगम्य निवेश है वह शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट हो जाता है। क्लास कैसी रही कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।